Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishon Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। रिजल्ट आने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं लड्डू भी फूट रहे हैं, जो जीत की ओर अग्रसर हैं, और जो निराश हैं वो शायद ईवीएम पर निशाना जरूर बनाएंगे। मेरे साथ करनाल से सांसद तौर के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के संजय भाटिया, वो हमारे साथ है। सर, ईवीएम तो बीजेपी को जिता रहे हैं, ईवीएम से हम आपको बधाई दे रहे हैं। धन्यवाद। जिताना तो रिजल्ट तो ईवीएम से ही आना है, लेकिन उसके पीछे जो ईवीएम के ऊपर बटन दाबने वाली उंगलियां थी वो समाज की थी, इसलिए समाज का धन्यवाद पहले, और रिजल्ट जो समाज का एक जिसको कहते हैं कि फतवा कह लो या समाज की जो राय है, वो ईवीएम के माध्यम से हमारे तक कल पहुंच जाएगी। अभी जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल पे जाहिर तौर पर आपको बहुमत मिल रहा है, और विपक्षी पार्टियां ने अभी से ही ईवीएम के और चुनाव के गड़बड़ी या इसके ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। तो मैं तो इसका धन्यवाद और श्रेय देना चाहूँगा मीडिया को, जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, और विपक्ष बड़े पूरे तौर पर उन पर विश्वास कर रहा है एग्जिट पोल पर, तभी तो ईवीएम की शिकायत कर रहा है। अगर वो खाली इसको एग्जिट पोल मानते, असली परिणाम ना मानते, तो शायद ईवीएम की शिकायत ना करते, क्योंकि अभी तो फैसला आना तो बाकी है। फैसला क्या आएगा वो तो परमात्मा जानता है, किसी को पता नहीं है, या जनता जिसने वोट डाला है उसके उनको पता है। एग्जिट पोल को ही उन्होंने फैसला मान लिया है, और उसी को ज़्यादा उन्होंने, मैं समझता हूँ ज़्यादा विश्वास एग्जिट पोल पे, हम तो जीते हुए एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं, हमारे से भी ज़्यादा विश्वास विपक्ष ने कर लिया, उन्होंने अपने आप को हारा फैसले से पहले ही मान लिया है। भाटी जी, आपका क्या एग्जिट पोल कहता है? मैं अगर सच्चाई पूछोगे ईमानदारी से, मैंने कल रात को पहली बार टीवी के ऊपर 10 मिनट टीवी देखा रात को 11:30 बजे। इससे पहले मैं टीवी देख नहीं पाया। लोग हंसेंगे, ये ऐसा पॉलिटिशियन है, और ये बात टीवी वालों को ही बोल रहा है कि मैंने देखा ही नहीं। तो समाज आईना है भाई साहब, जनता, हम तो जिस और गाड़ी निकलती थी, भाई साहब चिंता ना करो, आप बने पड़े हो, चिंता ना करो, वोट देने वाला भी ना देने वाला भी, सबका स्नेह और आशीर्वाद मिला। मैं तो उसी दिन, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था, जहाँ सिर्फ एक मैसेज था कि टोल से यहाँ 10:30 बजे क्रॉस करेंगे, तो वहीं सैकड़ों लोग स्वागत के लिए खड़े थे। मैंने तो उसी दिन ही समझ लिया था कि लोगों का एग्जिट पोल क्या है। कितना मानते हैं जी, कितना मार्जिन होगा? ये तो चलो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ मार्जिन का है ना? मैंने ऐसी गणना करी नहीं, और ऐसी गणना कुछ ऐसे मन को समझाने की बात है। बाकी तो लोग, मैं से चुनाव कंफर्टेबल है, और वो पहले दिन से है, नॉमिनेशन वाले दिन से। ऐसा कोई एक दिन भी ऐसा हमें नहीं लगा कि चुनाव का रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आएगा, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा। संजय जी, आपने भी कहा कि जब मैं टोल से जा रहा था तो लोगों का एग्जिट पोल उसी दिन दिख गया था, फिर लोगों के पास गए आप, मेरे ख्याल हर गांव में पहुंचे हैं पानीपत जितने भी करनाल लोकसभा के हैं तकरीबन। हाँ, मैं पहुंचा हूँ, मैंने हर तरह वो एक मेरे को जो स्नेह और आशीर्वाद मिलता था लोगों का, उनके बीच जाकर मैं रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे भी घर वापस आया हूँ, सोया हूँ। मेरी एक दिन में 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, जिस दिन मैं 5 घंटे सोया हूँ तो मुझे लगा कि मेरे को ना आज रेस्ट मिला है। अदरवाइज़ मैंने गाड़ी में ही अपनी नींद पूरी की है, या कई बार तो सभाओं में वक्ता बोल रहा होता, मैं झपकी भी ले लेता था 10-5 मिनट की। तो मैंने तो वो लोगों के बीच में वो स्नेह बटोरने के लिए गया, आशीर्वाद बटोरने के लिए गया, और मेरा कर्म था। मेरे मन में कभी अहम नहीं आया कि मैं बनाऊं, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कहता था कि प्रत्येक वोटर के पास और प्रत्येक दरवाजे को हमने नॉक करना है। हमारे मन में बिल्कुल भी अहम नहीं आना चाहिए कि हम बने हुए हैं या हम लाखों से जीत रहे हैं, क्योंकि परमात्मा भी अहंकार का दुश्मन है। भाटिया जी, 2 विधानसभा के इलेक्शन लड़े, तब के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का। मैंने 2 चुनाव लड़े, और कई चुनाव लड़वाए मैंने, जो लड़ने से भी ज़्यादा थे चुनाव। लड़ने में तो कैंडिडेट सिर्फ हाथ जोड़ने तक रह जाता है, लड़वाने में तो उसको 20 पहलुओं पर नज़र रखनी होती है, कैंडिडेट पर भी रखनी होती है, कैंडिडेट के अलावा भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो ज़्यादा हेक्टिक होता है। लेकिन ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था मेरे जीवन के अंदर, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं से
ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मेहनत समाज के लोगों ने की। समाज ने इसको, छत्तीस बरादरी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस इलेक्शन में मेहनत की है, जो मैं मेरे जीवन की कल्पना से भी परे है। ऐसा मैंने कभी कल्पना किसी चुनाव में नहीं की। हर एक ने इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन मान लिया। माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा थी और ये पहला इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कई मामलों में मीडिया हमारे अगेंस्ट भी जनमत बनाने का प्रयास करता रहा कि नहीं ये जीत नहीं रहे जी, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी इस सारे सिस्टम में चिंतन करना चाहिए, उनको देखना चाहिए वो किसको जिता रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि वो कैंडिडेट जमानत भी बचा पाएंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सारा का सारा मीडिया ही बीजेपी ने अपने ऊपर रखा। नहीं, वो उनका कहना है, वो तो एक जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। लेकिन मैं तो आप वाले चैनल के ऊपर भी स्टोरीज देखी हैं। आपने कृष्ण अग्रवाल जी को बड़े अच्छे मतों से जिताते हुए दिखाया है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपने ध्यान से नहीं देखा। हमने जिताया नहीं था, हमने उनको ये कहा था भी कहाँ से ये जीत रहे हैं। हाँ वही जिताया हमने नहीं। वही फिर भी एक चलो प्रो एक न्यूज़। आप तो देखो, मैं भी एक पत्रकार के जीवन में मेरा जीवन शुरुआत हुई है, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी इसके विपरीत थी बिल्कुल। अपने भाई हैं कृष्ण जी, मैंने तो खैर पूरे चुनाव में उनका नाम भी नहीं लिया होगा आज, क्योंकि वो रेलेवेंसी नहीं है। तो मैं तो अपने कुलवंत भाई से बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक पत्रकार से बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी और उसके अंदर स्टोरीज के अंदर डिफरेंस बता रहा हूँ कि ऐसा डिफरेंस रहा। तो मैं समझता हूँ कि आवाज़े खलक नगाड़ा एक खुदा, अगर जनता आपको चाह रही है, जनता आपके पक्ष में बोल रही है, जनता आपके पक्ष में दुआ कर रही है, तो वो परमात्मा का फैसला है, वो व्यक्तियों के हाथ की बात नहीं रहती। मेरे ख्याल जो वॉइस ऑफ पानीपत पे जो आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चलेगा, मैं तो जनरलाइज बात जी, कर रहा था। मैं जनरलाइज बात में कर रहा हूँ। जो खबरें चली हैं वो जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, देखो जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में, उसने ये कहा कि मैं तो जीत रहा हूँ, भारी मतों से जीत रहा हूँ, मेरे आगे बीजेपी कुछ नहीं है। तो हमने वो एनालिसिस करके कि आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ बैठे थे, मैंने इसलिए आपका एग्जांपल दे दिया। कोई और बैठा तो उसका देता। आप इसको पर्सनलाइज ना नहीं पर्सनलाइज। अच्छा, दूसरा सवाल भाटिया जी, चुनाव लड़ना आसान है या लड़वाना आसान है? आपने कई चुनाव लड़वाए भी हैं इस दिनों। देखो, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि चुनाव लड़ने वाले की मेहनत बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। मेरे को 0% भी इस चुनाव के अंदर स्ट्रेस नहीं था, लेकिन लड़वाने वाले को बहुत स्ट्रेस होता है। उसको कई चीज़ें एक ही समय में देखनी पड़ती हैं। जैसा कि मेरे साथ प्रमोद विज जी बैठे हैं, शायद मेरे से ज़्यादा कई गुना मोर ये स्ट्रेस में रहे होंगे चुनाव लड़ने के। ये प्रबंधन में थे। लड़ने वाले को तो लोगों के बीच में जाना, उसको तो हर एक ने वेलकम करना है, उसके लिए तो सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। लेकिन लड़वाने वाले को कई चीज़ काम अधूरे हैं। वहाँ जाना तो माइक भी देखना है, कुर्सी भी देखनी है, लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, सारी चीज़ देखनी है, उनकी चाय की भी, उनकी मीडिया की भी चिंता करनी है। ऐसा रहता है। भाटिया जी, अब लोकल मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अभी शहर को आपने जिया है, शहर को देखा है, आपको पता है कि शहर में क्या प्रॉब्लम है। अभी हम शहर से गुजर रहे थे, आप असंध रोड से आए हैं, कितना भारी जाम है। जाम को लेकर क्योंकि रिजल्ट तो कुछ ही घंटे में रिजल्ट आ जाना है, उसके बाद जाहिर तौर पर लोग आपके पास पहुंचे कि जी मेरी ये दिखते हैं, वो दिखते हैं, उनको दूर करो। जाम को लेकर कुछ स्ट्रेटजी बनेगी ऐसी कुछ? देखो, जाम का मैं ये समझता हूँ, जब तक जो फ्लाईओवर पानीपत के ऊपर से जा रहा है उसका एग्जिट नहीं खुलता, वो क्यों नहीं खुल रहा, कहाँ रुकावट है, क्या निर्णय है, क्या दिक्कत है, प्रशासन के लेवल पर है, LNT के लेवल पर है, वो एक बार मुझे स्टडी करना पड़ेगा। वो मेरा अधिकार 23 के बाद शुरू होगा, मैं उस अधिकार का प्रयोग करूँगा और एग्ज़िट खुल सके और जाम से निजात हो और पैरेलल रोड्स कई तैयार हों जहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट रहे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है पानीपत के लिए, इसको करेंगे भाई साहब। क्योंकि उम्मीदें जो हैं इस समय संजय भाटिया के ऊपर लोगों की ज़्यादा है, लोकल हैं लोग, प्रत्याशी जो है लोकल मांगते रहे हैं और ये इच्छा उनकी लोकल जो है पूरी भी हो गई है। मैं ये मानता हूँ कि उम्मीदें लोगों की MP से नहीं है, लोगों को उम्मीदें संजय भाटिया से और अपने बीच के भाई और बच्चे से है। क्योंकि मैंने 30-35 साल का जीवन यहीं रहकर इसी क्षेत्र के अंदर, संगठन के नाते मैं करनाल में 5-6 साल प्रभारी के नाते रहा, तो इजीली अप्रोचेबल हूँ मैं सबका। सब ये सोचते हैं कि हम हाथ बढ़ाएंगे तो संजय का हाथ हमें टच करेगा, तो उसके कारण वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे तो एक लगता है कि पार्षद के नाते भी और अन्य प्रतिनिधियों के नाते भी, सरपंच के नाते भी इन्वॉल्व होकर लोगों का एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाने वाले लोग होते हैं, NGO टाइप होते हैं। मुझे तो लगता है कि कई तरह का रोल अब वो करना पड़ेगा। खाली MP की भूमिका तो सीमित होती है,
एमपी को तो केंद्र से जुड़ी हुई योजना है और सारा, लेकिन मेरे को अभी रात को 1:30 बजे फ़ोन आया, परसों रात को, वो बाई चांस मैं जाग रहा था, मैंने फ़ोन वो उठाया तो भाई साहब हमारी बिजली नहीं आई। तो कहता मैं आपको इतनी लेट फ़ोन कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारी बिजली 2-3 घंटे से नहीं है। 8 मरले का फीडर था या क्या था उन्होंने कहा। तो फिर मैंने कंसर्न उसको फ़ोन करा, उन्होंने मुझे नाम भी बताया, वो कंसर्न है, उनका नंबर भी दिया। मैंने उनको फ़ोन किया, कहने भाई साहब फॉल्ट आ गया था लाइन में, करे मैंने वापसी रिप्लाई भी उनको करा, उन्हें ठीक। और रात को फिर उसका 20-25 मिनट बाद फ़ोन आया कि हमारी लाइट आ गई। करा स्टाफ ने, करा कर्मचारियों ने, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हुआ, कहना भाई साहब मैं तो उम्मीद नहीं करता था कि 1:30 बजे रात को मेरा कोई फ़ोन उठा लेगा। इजी अवेलेबिलिटी की बात आपने की, आपके विपक्ष भी आरोप लगाते हैं कि संजय भाटिया जी फ़ोन नहीं उठाते रहे। तो विपक्ष को एक तो आपका जवाब, दूसरा ये है कि आप किस टाइम की अवेलेबिलिटी होगी करनाल में, पानीपत में, कैसे इजीली आप लोगों को मिल सकते हैं? मेरे विपक्ष के मेरे भाई हैं और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने पूरे चुनाव के अंदर इस चीज़ को उजागर किया। मैं पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं आगे भी उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि मेरी कमियों का ऊपर वो ध्यान दिलाते रहेंगे ताकि समय समय पर मैं उसको इम्प्रूव करता रहूँ। लेकिन जहाँ तक फ़ोन न उठाने की मेरी समस्या थी, मैं पिछले 2-3 साल से 100% एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की तरह रोहतक के अंदर शिफ्ट कर गया था और मैं वहाँ पर संगठन का ही काम करता था, जिसमें दिन में लगातार 8-8, 10-10 घंटे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में मुझे रहना पड़ता था और ऐसी परिस्थितियों में मेरा फ़ोन उठाना संभव नहीं था। और दूसरा, यहाँ से संबंधित समाज के जो काम थे, पानीपत के लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी, मेरे साथियों की अपेक्षा थी, प्रशासनिक काम थे। अगर प्रशासनिक कामों की तरफ मैं ध्यान देता तो संगठन के काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं, और प्रशासनिक काम में ध्यान देता तो यहाँ जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, वो चाहे विधायक हैं, चाहे वो पार्षद हैं, और चाहे वो और प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके काम का पैरेलल सिस्टम हो जाता मेरा, तो वो कहीं ना कहीं संगठन को नुकसान पहुँचाता। इसलिए मुझे तटस्थ रहना पड़ा। वो आलोचना भी मुझे सुननी पड़ी कि फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन पार्टी ने फिर दोबारा से मुझे इसी फील्ड के अंदर कर दिया कि आपको अभी अब मेरा एक दायित्व बन गया सांसद होने के नाते। तो वो अब उनको लगता है कि अब कई बार मैं बैठा होता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ोन सुनता हूँ, मेरे साथ जो 150 लोग बैठे गए, यार संजय भाई तो फ़ोन पे लगा पड़ा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अब दूसरी तरह की बातचीत शुरू हो गया है, तो कहीं ऐसा बैलेंस मैं बनाऊँगा ऐसा, और बैठने का क्रम मैं बनाऊँगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, मैं आने वाले 5 वर्षों के लिए जो मुझे दायित्व मिला है, कुलवंत जी, ये पहली बार मैं आपसे डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं अपने मन की बात, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि मैं ये क्षेत्र इन 5 सालों के अंदर 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ तक कि केवल पार्लियामेंट के सेशन की मेरी मजबूरी है कि मेरे को उसमें रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं समाज में इसी तरीके से घूमता रहूँगा, मिलता रहूँगा, जाता रहूँगा। मेरे को बहुत ज़्यादा दिल्ली की गलियाँ लुभा नहीं रही। अभी अपनी मन स्थिति आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये शायद मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर नहीं की। मैं शायद यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। वो ठीक है, निवास वहाँ भी दिल्ली भी मिलेगा, उसको किस तरह कार्यालय में या पूरे प्रांत के, क्योंकि मैंने संगठन में काम किया है, तो पूरे प्रांत के कार्यकर्ताओं के लिए मैं इजीली अप्रोचेबल हूँ, वो मैं समझता हूँ वहाँ के लिए करूँगा। यहाँ के लिए मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र को, लोगों को करनाल से बाहर जाना पड़े, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। मतलब लंबी लड़ाई अब लड़ने वाले हैं, लंबी राजनीति करने वाले हैं? मैंने लंबी ही की है, मैंने 25-30 सालों में कभी समाज से अलग नहीं हुआ। हाँ, मेरा एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने एक स्थापित करते हैं, जिसको मेरा शायद वो ड्रॉबैक रहा है। मैं मीडियम फैमिली से रहा हूँ, उस स्थिति में मैं ना रह पाऊँ, लेकिन लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, ऐसा तो वचन मैंने अपने भाषणों में राजनीतिक कारणों से नहीं दिया। मैंने अपना फील मैंने करके दिखाया 25-30 साल में। पिछले 2-3 साल को छोड़ दो तो एक फ़ोन वाली शिकायत को मेरे जो विरोधी कैंडिडेट है उन्होंने बार बार इस बात को प्रचारित किया,
वो सच बोल रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी फीडबैक जो उनको मिला उन्होंने उसी को एंगल मेरी कमज़ोर पक्ष को ही करना था, लेकिन उनको मेरे मजबूत पक्ष का नहीं पता था। और मैंने उस बात का जवाब अपने भाषणों में इसलिए नहीं दिया कि लोग उनको नोटिस ही नहीं कर रहे थे चुनाव के अंदर। मेरे भाषण देने से लोग उनको नोटिस करते, इसलिए मैंने एहतियात बरती कि मुझे उनका जिक्र ही नहीं करना। फ्री की ऐड मिल जाती है उनको। यही समझ लो, नहीं इसलिए उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अब मैदान में है, अब उनको देखते हैं कि वो कितना फ़ोन उठाते हैं और लोगों के बीच में रिजल्ट के बाद कितना रहते हैं। अब ये बोझ उनके ऊपर भी है। जितनी अपेक्षा आप सामने वाले प्रतिद्वंदी से रख रहे हो, मेरा तो 24/7, ये कई दवाइयों की दुकानों पे लिखा हुआ होता है, 365 दिन, पूरा मास और दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन, 24/7 के रिटेल आउटलेट बने हुए हैं। ये संजय भाटिया 24/7 है। अब आपका देखते हैं कि आप 24/7 होते हो या 2/1 होते हो, कितना होता है। अब उनको देखना है, अब उनके ऊपर बड़ा भारी बोझ है। भाटिया जी चलो ये इंटरव्यू आपका संभाल के रखेंगे, 5 साल बाद फिर इसको याद करेंगे कि भाटिया जी ने आज जो इसको बोला। रोज दिखाना आप, जिस दिन मेरी कमी मिले ना, साथ में ये क्लिप दिखाना आप, ये संजय भाटिया ये कहते थे और ये है, ये रोज दिखाना। मैं वेट करूंगा और आपका चैनल मैं जरूर देखता हूँ, तभी और कोई देखा ना देखो, इसलिए मुझे कृष्ण अग्रवाल जी याद आ गए थे, और कोई देखो ना देखो। इसलिए भाटिया जी अभी क्योंकि चलो करनाल से आप सांसद बनने जा रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी सारी सरकार आपकी है, मेयर भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं। अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात की जाए, परसों जो सीएम साहब आए थे, आपके मेयर ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। ये अफसरशाही, अब तो 5 साल निकल गए, अफसरशाही को हम करेंगे, लेकिन अफसरशाही ये हो क्यों नहीं रही? परसों मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या बात हुई क्या नहीं हुई मेरे को तो खैर मीडिया से ही पता चला, हालांकि मैं वहाँ बीच में बैठा था। जितनी स्टोरीज अखबारों में छपी या मीडिया के माध्यम से छपी, पता नहीं आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। मेरे सामने तो जो बात हुई बहुत ही जर्नलाइज और सहज स्वाभाविक हुई, लेकिन वो क्योंकि स्टोरी बननी थी, वो आधे पेज की स्टोरियाँ बनी। नहीं, कल भी जो आपके मेयर ने कुछ घपले पकड़े हैं। मैंने आपको क्या कहा, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो तो आप जानते हैं, लेकिन मैं जो कन्फर्म कर रहा हूँ, मेरे सामने जितनी बात हुई वो जर्नल बात हुई, और उसको कितना भारी उसको स्पेस देना था वो मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सेंसेशनल न्यूज़ की भी अपनी महत्व है। आज जो चीज़ सेंसेशनल है वही बड़ी है, उससे बिकती है। और दूसरी बात और है भाई साहब, ये बात तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिनके जीवन करप्शन के ऊपर आज से 50-55 साल 60 साल कांग्रेस का राज रहा, जिनकी जड़ में ब्लड में ही करप्शन है, जिनकी जाति ही करप्ट है, जिनको तो ये अपने नाम की जातियां उपजातियां बना के लोग लिखते हैं, वो लिखें कि फलाने और आगे लिखे करप्ट। तो आज वो 5 साल में एकदम टेस्ट चेंज हो जाए, आज खाने से जो आपका 20-25 साल का टेस्ट बना हुआ है और आज एकदम दूसरा खाना आपके सामने आ जाए, फीका आ जाए, बिना घी के आ जाए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन 5 सालों में अच्छे से डाइजेस्ट फीका खाना करवाया हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री ने। अब आदत पड़ जाएगी, अगले 5 सालों में अच्छे से आदत पड़ जाएगी। अब तो वही फीकी दाल घी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो मतलब ये कहा जाए कि हाँ, ये तर माल वाली जिनको आदतें पड़ी हुई है ना, ये तर माल तो अब कल्पना सपने में तो ले लेंगे कि तर माल आ रहा है, अब वो तर माल आने वाला नहीं है। संघर्ष करेंगे आखिरी एक्सटेंट तक, शरीर के अंदर खून का आखिरी बूंद की एक्सटेंट तक संघर्ष करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री ने नौकरियां ईमानदारी से बिना पर्ची और खर्ची के लगेंगी, ये सिद्ध करके दिखाया। हजम होना मुश्किल है, अब तो यही सिस्टम चलने वाला है नीचे तक। ऑनलाइन हर चीज़ होने वाली है, करप्शन के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। जितनी मैन हैंड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी सिस्टम में, उसमें करप्शन की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अब तो सिस्टम सेट है भाई साहब, एटीएम में पासवर्ड डालोगे, 5 नोटों का डालोगे तो 5 नोट निकलेंगे। ऐसे सरकारी काम भी अब वही है, एटीएम है, ऑनलाइन सिस्टम है, ये करोगे तो ये है। कोई उसमें करप्शन की मैन इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी तो करप्शन कहाँ से होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि अब राम राज जो है ना, अब बीजेपी के राज में और आपके राज में होगा। राम राज की आपकी परिभाषा क्या है मुझे नहीं पता। तो राम राज की आप जैसे कह रहे हैं कि अब करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप एटीएम का उदाहरण दे रहे हैं। आप मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी आदमियों की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, आज मेरी बात सुनो, ऑनलाइन इंटरव्यू होने लग जाए। आज सिर्फ हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
किसी समय एक अखबार होती थी, गुंजाइश होती थी, जिसको मर्जी हीरो बना दो, किसको डाउन कर दो, उसी के चरणों में लोग बैठे रहते थे। और आज पत्रकारिता में कितना कंपटीशन है। आप नहीं छापो, सवेरे न्यूज़ वेब पोर्टल दूसरा आदमी भाई सामने बैठा यही तैयार कर देगा। लो भाई कोई बात नहीं, कुलवंत जी आपका चल रहा है, मैं तो ईमानदारी से चल रहा हूँ, मैं तो। और आज जितना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारा इस देश के भले के लिए जितना साथ दिया, उनका धन्यवाद। जिन मेरे भाइयों ने बायस्ड होकर साथ नहीं भी दिया, तो सोशल मीडिया ने कवर करा सारे सिस्टम को। हमारा चुनाव सोशल मीडिया ने बड़े भारी तरीके से उठाया और इसकी गूंज पूरे हरियाणा में थी। सब कह रहे थे भी करनाल का सोशल मीडिया ज़बरदस्त। हम थोड़ी कर रहे थे, समाज ही कर रहा था। हर व्यक्ति आज पत्रकार बन गया, उसी ने उठा दिया सारा मैटर। तो धीरे धीरे सिस्टम खत्म होता चला गया। तो मीडिया से नाराज लग रहे हो आप? नहीं, मीडिया से नाराज नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के, मैंने एक पत्रकार भाई को कहा जिसने मेरे से पैकेज की अपेक्षा करी, तो उसने कहा कि मैं कहा भाई आप पॉलिटिशियन से ईमानदारी की उम्मीद रखते हो ना, पत्र आप लिखते हो ना पेपर के अंदर कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, तो आप इस ईमानदारी की शुरुआत अपने मीडिया ग्रुप से ही क्यों ना करें, इस इलेक्शन से शुरुआत करो। मैं कहा ये संजय भाटिया 100 का नोट भी शायद किसी को नहीं देने वाला, और मैंने उसको सिद्ध किया। तो हमने वहीं से शुरुआत कर दी है। बिल्कुल आप काट के रखना, आप संजय भाटिया की बेईमानी वाली बात को और बेईमानी के किसी एक्ट को अच्छे से टाइट करके लेना, मतलब छोड़ना नहीं है अपने को। संजय भाटिया अपने पे पहले लागू करेगा, दूसरे से तब बाद में उम्मीद करेगा। बड़ी अच्छी बात की भाटिया जी, आपने ईमानदारी का नमूना आपने दिखाया भी इस इलेक्शन में, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैंने जीवन में जब भी सामाजिक और राजनीतिक दायित्व मेरे पास रहा है, आप उस बात को खंगाल सकते हैं। मेरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के समय में आप खंगाल सकते हैं, उस समय के मीडिया की वो ले सकते हैं, किया है मुझे। और मुझे गर्व है कि मेरा मेयर अवनीत कौर बहुत डेड ऑनेस्ट है, मुझे उस बात का गर्व है, और वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, मेरे को इतना विश्वास है। आपके नेताओं पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं रहा सर। उंगली तो सिर्फ उन अधिकारियों के ऊपर है, क्योंकि निगम का जो है, निगम को आपके मेयर भी नहीं संभाल पा रहे। रोज नए नए मुद्दे, रोज नई नई कहानियाँ। नहीं, संभालने का मौका, मेरी बात सुनो, आप 2 दिन में आप बाइट लगाकर 2 दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस सिस्टम में घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी आपने न्यूज़ चलाई तो सारा सिस्टम ठीक हो गया, इतना प्रेशर अभी अधिकारियों पे नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे जब जाते हैं तो कई चीज़ें एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई होती हैं, उसको समझकर सल्यूशन देना, और उस सल्यूशन को अधिकारी फॉलो नहीं करता तो अधिकारी को दोषी माना जाएगा ना। अधिकारी आपके सामने सिस्टम रखता है, कहते ये चीज़ है जी, बताओ मैं कैसे करूं, तो उसको भी हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। पूरा का पूरा हम अधिकारी के ऊपर एलिगेशन लगा देंगे कि वो फलाना है, वो फलाना है। अधिकारी बदले भी तो हैं, अधिकारी बदल के भी देखें तो दूसरे वाले के ऊपर भी वही बात आ जाती है। तो एक लिमिट तक ही है ना, सिस्टम को ठीक करेंगे। मैं कह रहा हूँ जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, फेवर करने का मामला ही नहीं रहेगा। उम्मीद ये रखें मतलब भाटिया जी की कुछ ना कुछ इन 5 सालों में होगा। कुछ ना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ पीछे बहुत कुछ हुआ है 5 सालों में, आगे उस रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। रिफॉर्म्स, नौकरी यार कल्पना में थी क्या बगैर पैसे के लगेगी? आप बताओ, ये टीचर्स की ट्रांसफर थी क्या ऑनलाइन हो जाएगी एक बटन से? कल्पना थी क्या? CLU का धंधा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, पहले वाले मुख्यमंत्री करते थे, अपने पास पावर रखते थे, इसमें नहीं रखा। 600 तरह की सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से डाउनलोड करोगे, ऐसी कल्पना थी क्या किसी को? ये सिलेंडरों की लाइन लगी हुई होती थी, कांग्रेस के राज में शॉर्टेज होती थी, आज घर घर जाके फ्री में सिलेंडर दे देंगे, ये कल्पना किसी को थी क्या? अस्पताल में इलाज कराना तो बड़ी दूर की बात, गेट के अंदर कोई नहीं घुसता था। 5 लाख का इलाज आपका प्राइवेट अस्पताल भी आपका कर देंगे, ये कल्पना थी क्या किसी को? ये मोदी जी ने किया है। उन्होंने खाली ये विपक्ष के गठबंधन करके ये आज भाई को भाई से लड़ाकर कास्ट के वोटों को डिवाइड करके सोशल इंजीनियरिंग जिसका नाम देते हैं, इससे बड़ी बेईमानी कुछ नहीं। आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हो, आप सिर्फ कास्ट को प्रवोक करके इसका वोट इसको डालो, इसका वोट इसको डालो और इलेक्शन जीत जाओ। ये सिस्टम को तोड़ने का, क्रश करने का काम करा है। ये बहुत गहरा चिंतन है। मैं और आप बात करेंगे, आधे लोग बोर हो जाएंगे, लोग टीवी देखने वाले कहेंगे यार ये कहाँ शुरू हो गया। अब ये बहुत गहराई का मामला है, इसको आप करेंगे, ठीक करेंगे, सब मिल के करेंगे और आपके सहयोग से करेंगे। जहाँ आपको हिट करना है आपको भी करेंगे, जहाँ समाज को हिट करना करेंगे,
पब्लिक पार्टिसिपेशन से मैक्सिमम रिफॉर्म्स को लागू करेंगे। ये मेरी कल्पना है और मैं इसके ऊपर काम करने वाला हूँ 24 घंटे। बट ये जो उम्मीद भी आपसे हम यही रखते हैं और वॉइस ऑफ पानीपत और जनता भी की आपसे उम्मीद है। आपके साथ प्रमोद वीर जी पूरे चुनाव में जो है पर्दे के पीछे रहे और बड़ी अच्छी भूमिका रहे, खुल के रहे भाई साहब। वीर साहब अभी क्योंकि भाटिया जी से गुफ्तगू सारी हो गई है, आप इनके साथ रहे, फील्ड में रहे, क्योंकि चेहरा ये थे, दूल्हा ये थे और आप पीछे थे, बाराती थे वो कहते हैं, तो क्या मतलब पब्लिक की जनरल क्या दिखते हैं आप पूरे के पूरी विधानसभा? कुलवंत जी, अभी आप संजय जी से बात कर रहे थे, मैंने एक बात नोटिस की, आपके ज़्यादातर जो प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे संजय जी को पानीपत के इर्द गिर्द थे। तो मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ कि संजय जी के लिए 9 विधानसभा हैं। इस बात का संजय जी को अच्छी तरह ज्ञान है। हर विधानसभा की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उनके सलूशन भी निकलेंगे। जैसे कि संजय जी ने अभी कहा, कितना अच्छा लगा सुन के भी कि ये दिल्ली की गलियों के चक्कर में नहीं है। इनको अगर जनता ने चुन के भेजा है, और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इतनी खुशी की बात है, वो खुशी हमसे छुप नहीं रही अपनी चेहरे पे भी, कि पहली बार पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात मानी और उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दी। और टिकट देने में भी वो टिकट संजय भाटिया जी को देगी, जिनकी कार्यशैली, उनकी निष्ठा किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप देखिएगा आने वाले समय में संजय भाटिया जी दिन रात पूरी लोकसभा क्षेत्र के लिए काम कर रहे होंगे। हो सकता है लोगों के पर्सनल काम भी होंगे, कुछ नहीं हो पाते कई बार, लेकिन जन साधारण के, आम जनता के काम जिसमें बहुत लोग इफेक्टेड होते हैं वो करेंगे। एक बात और बताऊं आपको कुलवंत जी, संजय जी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम अपने लोकसभा क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जाए, किस तरह से बड़ी योजनाएं लेके बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, आपको एक डिफरेंस फील होगा। मैं तो इनके साथ, वैसे तो जब संजय जी बचपन में तब से मैं इनके साथ हूँ, मेरे से छोटे हैं थोड़े से, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये दिन रात जब मैंने इनके साथ ये 2 महीने 3 महीने हमने गुजारे हैं इकट्ठे, बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया, तो मेरे सामने एक नया व्यक्तित्व आया जिसको चिंता रहती है, लेकिन चेहरे पे ईजीनेस। आपने पूरे चुनाव में देखा होगा संजय के चेहरे पे भाव जो बहुत मिलनसार, हल्के फुल्के रहे, सबसे बातचीत करते रहे, और इन्होंने इसको एक तरह उत्सव की तरह लिया और इन्होंने कहा भी उसको चुनाव के अंदर। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत खुश है, जनता जानती है। और एक बात और मैं बताऊँ कुलवंत जी आपको, संजय जी इतने प्रिय हैं सबको कि पानीपत के खासकर जो बड़े लोग हैं, इनकी उम्र के बराबर के हैं या बड़े हैं, आधे तो इनको संजय भाटिया के नाम से जानते नहीं, इनको बंटी के नाम से जानते हैं। ये है प्यार, ये प्यार है उस जनता का, और उसी प्यार की बदौलत आप देखिएगा। अब ये बात मत देखिए कि हम कितने वोटों से जीतेंगे, जीत तो निश्चित है। ये देखिए दूसरे हारने वाले कितने वोटों से हार रहे हैं। ये आप सबसे बड़ा यहाँ पानीपत में डिफरेंस निकलेगा, करनाल लोकसभा क्षेत्र में डिफरेंस निकलेगा। भाटिया जी, लास्ट सवाल आपसे, आप कहते आ रहे हैं कि मैंने कांग्रेस या दूसरे प्रत्याशियों का नाम नहीं लिया ताकि वो भी कहीं हाईलाइट ना हो जाए। अभी तो हो गया चुनाव, ये नहीं कहा हाईलाइट हो जाए, मैं कहा जब लोग ही नोटिस नहीं कर रहे उनको तो मैंने जरूर करवाना है उनको, मैंने ये कहा है। हाँ। तो रिजल्ट आने वाला है। हाँ। आपका मानते जी कांग्रेस की कहाँ कमजोरी रही होगी? कांग्रेस अलग थलग दिख रही है और कई जगह पे हमने नोटिस ये भी किया कि बस्ते पे भी संभालने वाले सही तरह से वो नहीं थे। कहाँ मानते हैं? कांग्रेस की कमजोरी ये रही है, मैं बता देता हूँ, मेरा भाई उससे कुछ सीख ले लें, जो मेरे कांग्रेस के बड़े सम्मानित वो रहे हैं और हमारे तो हरियाणा के स्पीकर रहे हैं वो, उनके पिता 3-4 बार के सांसद हैं, पंडित चिरंजीव लाल जी, एक नाम रहा है, और वो राजनीति में जब तक रहे हैं उनका वर्चस्व रहा है। वो चाहते तो व्यवस्था परिवर्तन सारा सिस्टम कर सकते थे, मैक्सिमम समय सत्ता में वो परिवार रहा है, लेकिन उनका लोगों के साथ कितना जुड़ाव रहा है ये उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। आम समाज का, जन सामान्य का उन्होंने कितना सम्मान किया है, इसके ऊपर चिंतन उनको करना चाहिए, और कितना वो अपनी पार्टी संगठन के प्रति लॉयल रहे हैं। एक बार टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, इस बात का भी उनको चिंतन कर लेना चाहिए। आदमी अपने अंदर झांक के नहीं देखता। वो हाईलाइट कर रहे थे मैं 2 बार विधानसभा चुनाव हारा और मैंने कितना संघर्ष से उसको मेंटेन किया। हरियाणा में हमारे दोनों बार हम अलग चुनाव लड़े थे, 5 और 9 में,
शायद हमारी हरियाणा में बीजेपी की स्थिति परसेंटेज वोट के हिसाब से देखें तो पूरे हरियाणा में मेरे वोट 8वें नंबर पर थे। 4 हमारे कैंडिडेट जो एमएलए बने उनके वोट थे और 4 वो जो हारे थे मेरे 8वें नंबर के वोट थे। उस समय जब मैं 2009 में चुनाव लड़ा, मैंने बड़े संघर्ष से सर्वाइव किया। उस समय हम जब चुनाव लड़ते थे, इंटरनल मीटिंग्स में हमें ये पता होता था कि हम कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, हमारी सरकार हरियाणा में बनने की स्थिति में नहीं है। उस समय भी लोग मुझे बड़ा लगाव रखते थे और लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि संजय भाटिया 25,000 वोट ले सकता है, कांग्रेस कैंडिडेट को नेक टू नेक फाइट दे सकता है। उस समय मैंने चुनाव लड़ा और मेरे को तब भी लोगों का बहुत प्यार था। और आज तो अनुकूल परिस्थितियाँ थी। जब आपको नदी के अंदर धारा के विपरीत तैरना होता है, आप समझते हो कितनी ताकत लगती है। और जब आप जिस तरफ धारा बह रही है उधर तो आपको हल्का सा ऊपर ही रहना होता है, तैरने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ती। ये उस समय के चुनाव और आज के चुनाव के समय में वो फ़र्क था। बाकी उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर वो करना चाहते हैं, आगे भी कभी फाइट में रहना चाहते हैं, तो उनको फील्ड में रहना पड़ेगा। और उनका धन्यवाद मैं इस चुनाव के लिए कर रहा हूँ और आगे के लिए भी कह रहा हूँ कि मेरी कमियों को समय समय पर उजागर करें ताकि मैं उसमें सुधार करके और ताकत के साथ मैदान में आऊँ। बिल्कुल, संजय भाटिया जी और प्रमोद भी जी हमारे साथ थे। खुल के उन्होंने बात की और मन की बात जैसा कि बता रहे कि फैमिली के साथ नहीं, वॉइस ऑफ पानीपत के साथ की है। तो जाहिर तौर पर लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी से, खासकर लोकल जो कैंडिडेट है संजय भाटिया जी से। उम्मीद करते हैं कि संजय भाटिया लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। भी वॉइस ऑफ पानीपत का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि थोड़े से टाइम में, मैं इसलिए नहीं कि कुलवंत मेरे छोटे भाई हैं, मैं दिल से धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जितना इन्वॉल्व हो के जुनून के साथ आपने इस चैनल को उठाने के लिए किया है। मैं आपसे शुभकामना आगामी भी देता हूं कि आप इसी ईमानदारी के साथ इस चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही समाज और देश की अच्छी सेवा है। धन्यवाद संजय भाटिया जी। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।